आइए, तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। बच्चों पहले इसको रिवाइज करते हैं, है ना? पहले रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं। आ जाओ, प्लीज बात मत कीजिएगा, आइए फोकस कीजिए। बउआ लोग, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े कि ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में, पहले रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को यह पढ़ा कि अकाउंटिंग में दो पार्ट में रखा गया है, एक कैपिटल कहलाता है, दूसरा रेवेन्यू कहलाता है। अब सुनिएगा बच्चों, कैपिटल ट्रांजैक्शन भी दो तरह का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है या वो कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है। ओके, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन भी दो तरह का हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट। कोई दिक्कत? अब देखिए बच्चों, जो कैपिटल ट्रांजैक्शन होता है उसका इफेक्ट हमेशा लॉन्ग टर्म पे पड़ता है और बैलेंस शीट पर, पढ़े थे ना? लेकिन जो रेवेन्यू होता है ट्रांजैक्शन, उसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म पे पड़ता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पड़ता है। ऑल क्लियर? आगे बढ़े, चलिए, इतना हमने पढ़ा। फिर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। तो पहला क्या पढ़ा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो नॉन करेंट एसेट्स में बैलेंस शीट में शो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग जब कोई एसेट्स को या प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो उसको परचेज करने के लिए जो एक्सपेंस करते हैं वही क्या है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कहां प्रेजेंट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल रिसिप्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों? या तो ये हमारे लायबिलिटी को बढ़ा देगा या ये हमारे एसेट्स को घटा देगा। एग्जांपल, अगर हम लोन लेकर पैसा लाए होंगे तो कैपिटल रिसिप्ट, एसेट्स को बेचकर पैसा लाए होंगे तो कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट का डुअल इफेक्ट है बच्चों, आइदर इट इंक्रीजेस द लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट्स। चलिए, यहां तक हम लोग ये पढ़े थे। अच्छा, अब सवाल ये है कि कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दो तरह की चीजों को इंपैक्ट डालते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये सब मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस किसे कहते हैं, हम लोगों ने वो टॉपिक भी पढ़ा। तो चलिए अब हम लोग नया टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंस पढ़ा था क्या कि ये बाकी था? शुरू करें, आइए। तो सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हेडिंग दीजिएगा कॉपी में। आइए सुनते जाते हैं ध्यान से, इससे ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन बनेगा। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों क्या एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में डिफरेंस है? तो बच्चों एक्सपेंडिचर का पार्ट बनना है कि एक्सपेंस का पार्ट बनना है? एक्सपेंस का नहीं, है ना? हम नीतीश पे ही एग्जांपल पुट किए थे, बुरा नहीं ना माना था? ओके ठीक है। पहला बच्चों, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रेकरिंग इन नेचर होता है। क्या होता है बच्चों? रेकरिंग इन नेचर। अच्छा, रेकरिंग का मतलब क्या हो रहा है बच्चों? वो बार बार होगा। एग्जाम्पल, जैसे आप अपने ऑफिस का रेंट देते होंगे, फैक्ट्री का रेंट देते होंगे, आप एवरी ईयर आप अपने एसेट्स पर, बिजनेस के एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिएगा। क्या ये रेकरिंग नहीं है शशांक? हाँ सर है। बच्चों इसका जो बेनिफिट है ना वो आपको हार्डली एक अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा। ऐसे तो कहा जाता है कि इसका बेनिफिट जो है एक अकाउंटिंग पीरियड से भी कम मिलता है, समझे? बच्चों आप हर महीने रेंट देते हो तो एक महीना रेंट दिए, एक महीना रहने का, तो बेनिफिट क्या मिला? एक ही महीना। कभी दूसरे महीने का रेंट रोक कर तो देखो, मकान मालिक का मैसेज पे मैसेज आएगा, अच्छा मैसेज छोड़ो कॉल आएगा, तो 2 दिन अच्छे से कॉल आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा रेंट बाकी है। 5वां दिन देखिए रेंट टूट नहीं जुट रहा है तो आप ताला लगा दीजिए, समझ रहे हैं? तो बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड से कम में मिलता है। अच्छा अंकल जी नीचे ही सुन रहे होंगे, अच्छा कोई बात नहीं। इनकम टू मेंटेन एसेट्स। बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों करना पड़ता है? एसेट्स को मेंटेन करने के लिए। याद है बच्चों बचपन में आपको हायाबुसा मिला था, अरे साइकिल है ना? हाँ केटीएम से कम था क्या अपना उस समय वो?
देखते थे कपड़ा लपेट लपेट के फिंगर में उसका स्पोक रिम पोंछते थे। टायर को इतना चमकाए हैं उसका जितना अपना मुंह नहीं चमकाए हैं उस जमाने में, नहीं शशांक? तो मुद्दे की बात है भैया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एसेट्स को मेंटेन करने के लिए खर्च करना पड़ता है। जैसे बच्चों आपकी कार, बाइक, अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे, टाइम टू टाइम मोबिल चेंज नहीं करोगे, सर्विसिंग नहीं कराओगे, तो पता चला कि एक टाइम के बाद वो यूजलेस प्रोडक्ट बन जाएगा, वो ऐसा एसेट बन जाएगा किसी काम का नहीं होगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए ऐसे एक्सपेंस आपको करने पड़ते हैं। जैसे बच्चों ओवरहॉलिंग, आपने पढ़ा होगा कभी कॉस्ट वगैरह में कि फैक्ट्री में मशीन्स के स्पेयर पार्ट्स, कभी कभी अगर कुछ टूट गया नया बदलवा दो, इंजन चलने लगता है, इंजन काम का हो जाता है। कभी कुछ टूट गया नए पार्ट्स को चेंज करवा दो, बीच बीच में सर्विसिंग करा दो। ये सब कैसा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। अब देखिएगा फोर्थ नंबर पॉइंट बड़ा काम का है आपका, कहता है डज नॉट एनहांस इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी बट मेंटेन इट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुम्हारे इनकम को नहीं बढ़ा सकता, ओके, लेकिन तो मेंटेन कर सकता है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके अर्निंग कैपेसिटी को अगर बढ़ाया नहीं तो घटने भी नहीं देगा। एग्जांपल बच्चों, आपके मशीन, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फैक्ट्री में जितना प्लांट लगा है, हैवी मशीनें लगी हैं, उन सबका कैपेसिटी एटलीस्ट मेंटेन रहेगा ना बच्चों। देखते बच्चों, फॉर एग्जांपल आपका जो बाइक है अगर सर्विसिंग टाइम से ना कराओ तो धीरे धीरे माइलेज गिरने लगता है, मोबिल ज्यादा वो कंज्यूम करने लगता है, पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ा देता है, या अगर ट्रक है, बस है, तो डीजल का खपत बढ़ जाता है, होता है ना। तो जाहिर सी बात है अगर पेट्रोल डीजल ज्यादा लगने लगेगा तो आपका इनकम गिरेगा कि नहीं, क्योंकि आपका खर्च बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं ताकि हमारा माइलेज जो है, मतलब कहने का मतलब इनकम जो है मेंटेन रहे। कोई दिक्कत? अच्छा, फिफ्थ नंबर पॉइंट देखिएगा, ज्यादातर क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमेशा कहां प्रेजेंट किया जाता है? प्रॉफिट लॉस। देखिए अगर जो लोग ध्यान नहीं दे रहा है, अब एक लड़का ध्यान नहीं दे रहा था, बार बार डांटना तो अच्छा नहीं, पता कहां दिख रहा था? यहां। बताओ हम यहां से बोल रहे हैं, देखो तो सर इसमें से बोल रहे हैं, सर यहां बैठे हैं। जैसे हम उसको देखे ना समझ गया कि मास्टरवा फिर डांटेगा, फिर फटाक से ध्यान लगाया, बउआ मेरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना हो, सब मुंह माया है, ध्यान दो क्लास में। तो तुम टिप्पणी तो किसको, वो तुमको कुछ बोलता है तुम उसको बोलते रहती हो। चलो बउआ लोग देखो, फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रेमाइसेस में अपने कंपनी के बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा दिया, टाइम टू टाइम उसका मरम्मत करवाते रहते हो, रिपेयर करवाते रहते हो, मशीन का रेंट देते हो या मशीन का मेंटेनेंस करवाते हो। ये सब क्या है? रेवेन्यू, रिकरिंग है, बार बार लगेगा। आगे चले क्या? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अभी हम लोग स्टडी मटेरियल भी पढ़ेंगे, पहले हम आपको फ्रेम कर देते हैं ये सब ताकि मॉड्यूल को हम जल्दी समझ पाए। कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ पा रहे हो? थोड़ा सा झेल लो, हमको क्या करोगे, झेलना तो पड़ेगा ना, पढ़ाई करना है तो झेलना है। एक बार पास हो गए ना तो फिर झेलना नहीं है, फिर अपना निश्चिंत रहो। आओ, ओह माय गॉड, क्या बोली, हाँ सही बात है। सीएमए बनने के बाद फिर इसके अंदर जो जूनियर्स काम करेंगे वो झेलेंगे इनको। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सर ये क्या नया नाटक है? पहले से जानते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल जानते ही होंगे। देखिए बच्चों, डेफर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? डेफर्ड शब्द का मतलब है जो फ्यूचर में आपको काम दे। तो देखिए बच्चों, कहता है अकॉर्डिंग टू गाइडेंस नोट on the term used in financial statement, बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर है जिसका पेमेंट, वो लाइबिलिटी हम अभी करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट हमको कब मिलता है उज्जवल? फ्यूचर में। देखो बाबू एग्जांपल, आप अभी हम लोग को फी दे रहे हो पढ़ने का, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट को दिया। बच्चों ये इसका बेनिफिट अभी तुरंत नहीं दिखेगा, आप डिग्री लोगे, एक्सपीरियंस होगा, ज्वाइनिंग करोगे एज अ जॉब, सैलरी अर्न करोगे, तो सैलरी अभी तो आना नहीं है, सैलरी को आने में कुछ समय है, टाइम है। तो आप लाइबिलिटी का पेमेंट अभी कर रहे हो,
एक्सपेंस अभी कर रहे हो लेकिन इसका फ्यूचर बेनिफिट्स आपको मिलेगा। जैसे बच्चों एडवर्टीजमेंट, बच्चों एड हम जब करते हैं, मान लीजिए बच्चों कोल्ड ड्रिंक्स का या किसी सर्फ की कंपनी का या किसी कपड़े, आजकल देखते होंगे आप सैफ अली खान के वो कपड़ा ऐड आ रहा है बच्चों, क्या है नाम? नहीं, उस सैफ अली खान का अपना कोई कंपनी स्टार्ट हुआ है भाई, बड़ा फेमस है, बेखूब ऐड कर रहे हैं वो आजकल। हाँ, जैसे सलमान खान का अपना है ना भाई बीइंग ह्यूमन, वैसे उनका भी कुछ है। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो बच्चों कहने का मतलब कि वो चीजें, उसका इम्पैक्ट, खर्च तो आप आज करते हो लेकिन उसका इम्पैक्ट एक टाइम के बाद दिखता है ना, तुरंत तो दिखता नहीं। जैसे बच्चों हैवी एक्सपेंडिचर, तो माना जाता है बच्चों कि एक्सपेंडिचर का जो इम्पैक्ट है वो मिलने में कम से कम, इंस्टीट्यूट कहती है कि 3 साल लग जाता है। माना तो जाता है बच्चों 4 साल 5 साल, लेकिन कहा जाता है कि कम से कम नेक्स्ट 3 इयर्स के बाद उसका इम्पैक्ट आपको मिलने लगेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत? मतलब बच्चों एक्सपेंडिचर हम प्रेजेंट में करेंगे लेकिन बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। आगे चले, चलिए देखिए बच्चों, अब सवाल ये है कि सर एक्सपेंस को तो पीएल में लिखते हैं। हाँ देखिए बच्चों, इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन दिया है, मैंने आपके लिए एकदम सिंपल भाषा में लिखा है। कहता है कि आप इसको राइट ऑफ करते जाओ धीरे धीरे, एक बार में कभी नहीं। मान लो बच्चों आपने करोड़ों रुपया एड पर लगाया, अगर आप पहले ईयर में ही इस पूरे को पीएल पर डेबिट कर दोगे ना, तो आपके पीएल पर इसका एक बैड इंपैक्ट पड़ेगा, एक सडन प्रॉफिट कम हो जाएगा, हो सकता है लॉस भी दिखे या जीरो हो जाए। तो इंस्टीट्यूट कहती है, गाइडलाइन जारी करती है कि आप स्लोली स्लोली राइट ऑफ करो। आपको पूरा फायदा तो अभी मिलना नहीं है, स्लोली मिलना है, आप एक्सपेंस को स्लोली राइट ऑफ करो। तो जितना पोर्शन को आप राइट ऑफ करोगे ना, ये एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, आप इसको पीएल में चार्ज करते चले जाइए। और जितना पोर्शन अनराइट ऑफ है, मतलब जिसको आपने राइट ऑफ नहीं किया, जिसको आपने खर्च नहीं माना, उन सबको कहां प्रेजेंट कीजिए? बैलेंस शीट, एसेट साइड। उसको आप अपना एसेट समझिए। आप सोच रहे होंगे सर एसेट्स क्यों? क्योंकि वो आपको फ्यूचर में इनकम देने वाला है, वो एड आपको इनकम देने वाला है। बच्चों स्टार्टअप का ऐसा ही तो खेल है, पैसे लेकर। अभी कुछ सालों में इधर लॉकडाउन के बाद कुछ ऑनलाइन कोचिंग्स हैं जो इतना नाम कमाया। पता है बच्चों, ये खेल ऐड पर था, यूट्यूब पर करोड़ों रुपया फूकना। आप इमेजिन करो बच्चों, जितना वो फी लेते हैं ना, देखिए खेला क्या चल रहा है उस पैसों से। हमको लगता है कोचिंग का कॉस्ट भी आ जाए ना, जितना लग्जरियस कोचिंग बनाकर रखा गया है, नहीं आ सकता। पटना जैसे जगह में, दिल्ली में काफी रेंट है। अगर आप स्पेशली फ्रेजर रोड, बोरिंग रोड जैसा सेंटर उठा लेंगे तो इतना तो आप भी अंदाजा लगाते हैं कि घर महंगा मिलता है। और सबसे पहले तो पटना में ये पूछा जाता है क्या स्टार्ट करना है। आपने जैसे ही कहा शोरूम, रेंट उस पर डिपेंड हो गया। आप कहेंगे कोचिंग, ऑनर ने हाइक ला दिया। आप कह दीजिए हॉस्पिटल, ओ माय गॉड, और ज्यादा। आप कह दीजिए हॉस्टल चलाना है, और ज्यादा। भले वो आपको एक फ्लैट पूरा दे रहा होगा, लेकिन फिर वो फ्लैट का रेंट नहीं लगेगा, वो उस अकॉर्डिंगली। हम बताना क्या चाह रहे, देखिए अपने इंडिया में जो ब्लैक मनी सब है ना, सबको वाइट भी तो करना होता है। तो 10-15 लोग मिले हैवी इन्वेस्टर्स, एड। आप देखिए, आप पूरा का पूरा फेक स्टूडेंट का कैसे लिस्ट बनाइएगा? यहाँ भी तो दिक्कत है ना, इनकम टैक्स को भी तो मैनेज करना होता है। तो बहुत अच्छे से प्लानिंग की गई, बिजनेस का वर्थ बनाया गया। रियल में बच्चों 4500 करोड़ नहीं आ रहा होता है, वैल्यूएशन लगाया जाता है इन्वेस्टर्स के पैसों से, और धीरे धीरे फीस सबको वाइट 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 वाइट, और 5 से 10 साल में सारा मनी वाइट हो जाएगा। तो बस ये माइक पर बहुत अच्छा लगता है जब हमारे मिनिस्टर्स, नेता कहते हैं ना कि हम ब्लैक मनी पर, काला धन पे कंट्रोल लगाएंगे। एक से एक उपाय बाजार में है, कहां से कंट्रोल होगा? तब अडानी ग्रुप को ही देख लीजिए, मॉरिशस से ही बार बार पैसा क्यों लगता है? लोग बेवकूफ है क्या, नहीं समझ रहा है कि दुनिया में और कहीं से क्यों नहीं पैसा आता है, मॉरिशस से ही क्यों इन्वेस्टमेंट होती है? लॉजिकल सी बात है।
इतना हर कोई समझ सकता है, क्योंकि मॉरिशस टैक्स हेवन कंट्री है, कोई पूछेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं। सोचिए ना, अचानक से 4-5 सालों में एक आदमी का नाम इतना ऊपर आ जाता है कि वो दुनिया के धनी लोगों में काउंट होने लगा। इमेजिन, इतना तो बुद्धि हर किसी को है। खैर आगे चले हम लोग। डेफर्ड क्लियर हुआ? जो राइट ऑफ पोर्शन है कहां जाएगा? पीएल में, और अनराइट ऑफ पोर्शन कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। तो आगे बढ़े, चलिए आइए। देखिए, आइए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करना है आपके साथ। देखिए, तो स्क्रीन पर विजिबल है? सबसे पहले देखिएगा, एक्सपेंस ऑन फॉरेन टूर टू परचेज अ मशीनरी। बच्चों, हम लोगों ने फॉरेन टूर किया। एग्जांपल, मान लो अमन, आप एक फैक्ट्री डाल रहे हो और आप वर्ल्ड लेवल की मशीनरीज और टेक्नोलॉजी को लाने स्विट्जरलैंड गए। एक एग्जांपल लेते हैं, वो वहां जाने का, आने का, डील करने का जो एंटायर एक्सपेंस हुआ, वो आप क्यों गए? घूमने गए या मशीन्स लाने गए? टेक्नोलॉजी लाने गए, मशीनरीज लाने गए। उन सभी कॉस्ट को आप रेवेन्यू बोलोगे या कैपिटल? कैपिटल बोलोगे। देखो आंसर में क्या लिखोगे? हाँ, these are incurred to acquire a capital assets। ये इसलिए हुआ क्योंकि मुझे क्या लेना था? कैपिटल एसेट्स लेना था। तो ये इस एक्सपेंस को क्या बोलेंगे? कैपिटल। अब सोचो बच्चों, इसका मतलब ये इंटायर कॉस्ट को हम मशीन के कॉस्ट में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तभी तो डिप्रिसिएशन चैप्टर जब आप सॉल्व करते हो तो मशीन की कॉस्ट में इन सभी कॉस्ट को क्या किया जाता है? ऐड। जब डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो इन सब का उम्मीद मत रखना हमसे कि हम फिर से बताएंगे और तुम लोग नहीं जवाब दोगे तो हम क्या करेंगे? कूटेंगे या थूरेंगे। आगे चले। समझ रहे भैया? हाँ, नहीं देखेंगे क्या भैया है मेरे? आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज, ये क्या है भाई साहब? कैपिटल है। इसको हर कोई आसानी से समझ गया। अच्छा, इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऑन मशीनरी परचेज। आप मशीन लाए, आपने उसका इंश्योरेंस करवाया, मंगवाने का भाड़ा लगा। बच्चों नहीं लगेगा? अब स्विट्जरलैंड से मशीन आ रही है, रशिया से मशीन आ रही है, मान लो अमेरिका से मशीन आ रही है, पैसा नहीं लगेगा? लगेगा ना। अरे क्यों हंस रहे हो भैया? राइस मिल ओपन करोगे ना बड़े लेवल का, तो इंडिया में नहीं है अच्छे अच्छे बॉयलर्स, वो आपको इंडिया के बाहर से मंगाना पड़ेगा। और कुछ कुछ राइस मिल तो ऐसा है बुआ कि उसके मशीन्स की कॉस्ट होती है 2 CR, 2 करोड़ के आसपास। और एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, नॉर्मल इंजीनियर से वो इंस्टॉल नहीं हो सकता, वो जब तक कंपनी का इंजीनियर नहीं आएगा। नहीं तो पता चला पूरा धान बर्बाद, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट, चावल भी खराब हो जाएगा। इतना टेक्नोलॉजिकल उसका सेटलमेंट होता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब सोचो बउआ, वो जो इंजीनियर आया, अब जाहिर सी बात है आप कहीं गांव में लगाए हो, उस बंदे का रहने का सेटलमेंट तो करोगे ना, खाना पीना। अच्छा, छोटा मोटा तो इंजीनियर है नहीं, आपका एसी बनाने आया है पेचकस प्लास लेके, दूसरे कंट्री से उठकर आ रहा है आपके फैक्ट्री के लिए, तो ऑब्वियसली आप भी उस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। तो मुद्दे कहने का मतलब बच्चों कि वो इंटायर एक्सपेंस क्या माना जाता है? कैपिटल माना जाता है। क्यों? क्योंकि मशीन को, मशीनरीज को, फैक्ट्री को पुट टू यूज, मतलब उस कंडीशन में लाते हैं हम ताकि वो चल सके, रन कर सके और इनकम जनरेट कर सके। तो अकाउंट्स कहता है कि वैसे सभी खर्चों को कैपिटलाइज कर दो, मतलब कैपिटल मानो, जोड़ दो एसेट्स में। कोई दिक्कत? देखो, कस्टम ड्यूटी लगा, बोलो कैसा एसेट्स है? कैपिटल। वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, है ना? इंस्टॉल्ड करना, कुछ पार्ट्स खराब है, वो सब चीजें। चले, बताओ बच्चों, सब क्या है? कैपिटल की रिवेन्यू, कैपिटल। इंस्टॉलेशन बच्चों, मशीन इंस्टॉल नहीं होगा तो चलेगा क्या? बच्चों मिक्सर ग्राइंडर है कि प्लग लगाए और चला दिए? हैवी मशीन है, इंस्टॉल करोगे ना, सही जगह सेट करोगे ना, बोलो। चलिए आगे देखिए, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन ट्रायल रन। हम आपको बताएं बच्चों, राइस मिल, जब बड़ी बड़ी राइस मिल लगती है ना,
तो शुरू में कुछ जिसको धान कहते हैं हम लोग, वो पहले वेस्ट जाता है, मशीन ना रन करने में, प्रोसेसिंग में आता है। जैसे बच्चों जेरोक्स मशीन जब पहली बार स्टार्ट होता है तो कुछ पेज वेस्ट जाएगा, वो तुरंत रन पे नहीं आता बच्चों, पहले कुछ ब्लर 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 होता है, फिर कुछ पेज वेस्ट होने के बाद वो रन करने लगता है सिस्टमेटिक। तो इसको कहते हैं ट्रायल रन। सारा खर्च कहां बैठाओगे? जैसे फॉर एग्जांपल जब पहली बार राइस मिल को रन करो तो कम से कम 1-2 क्विंटल धान आपका बर्बाद होगा, वो मशीन उसको वेस्ट करेगा, फिर वो सिस्टमेटिक अपने ट्रैक पर आ जाता है। तो ये आपको सेट करना है कि उतना आपका बर्बाद होना है। आगे चले, उसके बाद अब देखिए कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज। बच्चों तुमने सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया है, क्या ये कैपिटल है? हाँ, मेरे लिए तो वो कैपिटल एसेट्स है ना, अगले के लिए सेकेंड हैंड है, अपने लिए तो वो फर्स्ट हैंड है। सिंपल सी बात है, क्लियर है? आपको थ्योरी में बहुत आसान लग रहा है, ये सब बात नहीं ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। आगे चले, चलो अब देखो, अब थोड़ा सा टफ होगा, हल्का हल्का। चलो सुनिए, रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड मशीन बिफोर पुट टू यूज। नहीं, इसमें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिफोर पुट टू यूज है, ओके। अच्छा, बिफोर पुट टू यूज का मतलब, मान लो बच्चों हमने एक सेकेंड हैंड मशीन लिया या कार लिया, पहले हम उसको मैकेनिक के यहाँ ले गए ताकि बच्चों वो अच्छा हो जाए, चलने के लायक हो जाए, तो हम उस मैकेनिक के खर्च को और उस कॉस्ट को जोड़ के बताएंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूछा सर कितने में लिए ये कार, मान लो 1 लाख में मैंने लिया और 1 लाख उसके मरम्मत पर लग गया, उसके रिपेयरिंग पर लग गया, तो हम आपको कॉस्ट क्या बताएंगे, 1 लाख के 2 लाख? 2 लाख, इसलिए वो 1 लाख उसमें जाकर ऐड हो गया, वो कैपिटल बन गया। चलिए 11 नंबर पॉइंट देखिएगा, ये देखिए 10 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 11 देखिए, इधर घुमाइए, गलत दिख रहा है। हाँ बच्चों पढ़िए ना, 11 नंबर पॉइंट में क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, द कमर्शियल प्रोडक्शन हैज ऑलरेडी बिगन। अब ध्यान से सुनिए और अब बताइए क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, आपने क्या लिया है, लोन लेकर उस एसेट्स को शायद परचेज किया है। द कमर्शियल प्रोडक्शन हैज ऑलरेडी बिगन, कमर्शियल प्रोडक्शन हो चुका है। वो जो आप लोन पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो कैपिटल मानोगे कि रिवेन्यू मानोगे? रिवेन्यू मानोगे। हाँ, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो कॉस्ट मैंने दिया है, वो क्या है, कैपिटल। अच्छा, इस तरह के ट्विस्ट पॉइंट को इसलिए समझ ले रहे हैं हम लोग ताकि आगे दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखिएगा बाबू, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लोन लिया, ऐसे लेते हैं, हम लोगों ने फाइनेंस पर कोई मशीन परचेज किया, तो मान लो कि 1 लाख का एसेट्स था, हम लोगों ने 1 लाख का एसेट्स लिया लेकिन लोन पर लिया, और हमें सामने वाले को पे करना 1,20,000। तो अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली जो प्रिंसिपल अमाउंट है, लोन अमाउंट है, वो तो मेरे लिए कैपिटल हो गया, लेकिन जो हम एडिशनल इंटरेस्ट पे किए उस एसेट्स के लिए, वो क्या हो गया, रिवेन्यू। देखिए 12 नंबर पॉइंट पे देखिएगा, रिपेयर ऑन मशीन आफ्टर मशीन इज पुट टू यूज। ध्यान दीजिएगा, आफ्टर मशीन इज पुट टू यूज मतलब मशीन चल रहा था। एग्जांपल लो, तुम एक फैक्ट्री में अपना मशीन लाके इंस्टॉल करवा दिए, वो हर दिन इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको बीच बीच में मरम्मत की जरूरत पड़ने लगी, ये एक्सपेंस रिवेन्यू है कि कैपिटल है? लेकिन अगर इंस्टॉलेशन से पहले करते तो कैपिटल हो जाता। चलिए फिर देखिएगा, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ, जैसे बच्चों मशीन्स में कोई नट खराब हो गया, कोई छोटा सा स्पेयर पार्ट टूट गया, नया लगवाना है टूटे हुए पार्ट को, खराब पार्ट को, तो ये खर्च को क्या मानेंगे हम, रिवेन्यू। लेकिन वो अगर मशीन के इंस्टॉलेशन के वक्त बदल देते तो कैपिटल हो जाता। अच्छा ना, सुनो ना बेटा ध्यान से, समझो, सुन रही हो, ठीक है आगे चले। 14 नंबर, चलिए आदित्य आप बताइएगा, तो एनुअल मेंटेनेंस फी ऑफ मशीन क्या है,
क्यों? एनुअल मतलब रेकरिंग पीरियड में लग रहा है। रेवेन्यू का नेचर क्या होता है? अच्छा, उसके बाद 15 नंबर पॉइंट, चलिए भैया आप बताइए विवेक जी। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हमारे अर्निंग को बढ़ा देता है। अर्निंग के बढ़ाने का दो तरीका है, या तो तुम सेल्स बढ़ा लो और नहीं तो खर्च को घटा लो। खर्च घट गया, कैसा एक्सपेंडिचर? कैपिटल हो गया। बताए थे ना अभिषेक? चलिए 16 नंबर पॉइंट, ये नीतीश के लिए है। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोलियम ड्राइवन इंजन बाय सीएनजी किट। देखते होगा कि बहुत बार ऑटो वगैरह में पेट्रोल का पार्ट हटा कर एक एक्स्ट्रा किट लगा के सीएनजी अटैच कर लिया गया, तो कॉस्ट बचता है ना। सीएनजी पेट्रोल से तो सस्ता पड़ता है। तो आपका एक्चुअली में क्या बढ़ा? ऑटो ड्राइवर का क्या बढ़ गया बुआ? इनकम। इनकम बढ़ गया आपका, क्योंकि आपने अपने खर्च को घटा लिया। और वैसा एक्सपेंस जो आपके इनकम को बढ़ा दे वो क्या माना जाता है? कैपिटल, है ना। बहुत पहले क्या होता था बच्चों, दिल्ली वगैरह में लोग मारुति वैन को ये एलपीजी से चलाते थे। हाँ, लेकिन हाँ एलपीजी से भी चलता है, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी बच्चों। इन केस अगर कोई हादसा होगा तो बड़े लेवल पे होगा, अगर वो कार में ब्लास्ट हो गया तो। इसलिए एक तो ये वजह, दूसरा इकोनॉमिकल वजह ये भी था क्योंकि जब डिमांड अननेसेसरी बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इस पे चेकिंग लगाया। बहुत सारे मारुति वैन में अंधाधुंध चेकिंग शुरू हो गई। ज्यादातर इसको वैन में लगाया जाता है, पीछे स्पेस होता है, आराम से सिलेंडर सेट कर दिया गया, किसी कपड़े या टॉवल से उसको छिपा कर रख दिया जाता था। कॉस्ट बहुत बच जाता था, समझिए। मतलब इतना कि आराम से आप अच्छा खासा पेट्रोल से काफी कम कीमत में अप डाउन करते थे। लेकिन एक दो जगह ऐसा इंसिडेंट देखा गया, फटने के कारण आग लग गई, तो गवर्नमेंट अटेंटिव हो गई और ज्यादातर वैन जो है स्कूल में यूज होता है, बच्चों को ले जाने के लिए और लाने के लिए। तो गवर्नमेंट और भी अटेंटिव हो गई कि नहीं, बड़े लेवल पे हादसा होगा, छोटे बच्चे हैं, इमेच्योर हैं, जब तक वो सोचेंगे निकलने के लिए वैन खोलकर, तब तक एक बड़ा हादसा हो जाएगा। तो इस पे गवर्नमेंट ने रोक लगाया, हैवी हैवी पेनल्टी लगाना शुरू किया, तो बंद हो गया। नहीं तो ये कुछ दिन तक बहुत चला है बच्चों, समझिए। बहुत हद तक छुपा कर चलता होगा तो चलता होगा, गवर्नमेंट ने बहुत कंट्रोल लगाया। पटना में तो अंधाधुंध पेनल्टी लगाई गई थी, तब जाकर ये बंद हुआ था। क्योंकि पीछे स्पेस होता है ना मारुति वैन में, डिक्की में आप आराम से सिलेंडर को छुपा देते हैं, बेडशीट चादर वगैरह से किसी चीज से अपने छुपा देते हैं, पता नहीं चलता। चलिए 17 नंबर, निखिल ये क्वेश्चन आपके लिए है, पढ़िएगा तो क्या कहता है। पेट्रोल ऑफ रिंग्स एंड पिस्टन ऑफ एन इंजन। हाँ, अच्छा सॉरी, कॉस्ट ऑफ रिंग्स एंड पिस्टन ऑफ एन इंजन चेंज टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब एफिशिएंसी को बढ़ा दिया गया है। कैपिटल क्यों? इससे मेरा कॉस्ट क्या हो गया? घट जाएगा। बच्चों आपको एक्सप्लेनेशन भी देना होगा, इसलिए देखिए एक्सप्लेनेशंस को भी पढ़ना है। 18 नंबर पॉइंट, अमन आपके लिए क्वेश्चन है, ओवरहॉलिंग एक्सपेंस। आप बचपन में अपने साइकिल का ट्यूनिंग करवाते थे, सर्विसिंग करवाते थे ले जाकर, तो मशीन्स का जब स्पेयर पार्ट जो खराब होता है या पार्ट्स को थोड़ा सा मरम्मत किया, इसको ओवरहॉलिंग कहते हैं टेक्निकल भाषा में। तो ये कैसा खर्च है? कैपिटल है ऑब्वियसली। 9 नंबर, इशिका बेटा सॉरी 19 नंबर बताइएगा आप। हाँ, रजिस्ट्री करवाते हैं ना बेटा, जमीन या बिल्डिंग खरीदते तो रजिस्ट्री नहीं होती है, वो लीगल ही ना है, तो वो कॉस्ट किस में जोड़ते हैं? एसेट्स में ही, तो कैपिटल हो गया। चलिए 20 नंबर, रिमेन रिमेन बेटा बोलो। देखो बच्चों, तुम्हारे फैक्ट्री पे कोई क्लेम हो गया, तुम अपने बचाव में, डिफेंड में तुमने लॉयर हायर किया या लीगल खर्चा किया। लॉयर रखेंगे तो लीगल खर्च लगेगा। इस तरह के एक्सपेंस को क्या बोला गया है? रिवेन्यू बोला गया है। ठीक है 21 नंबर, अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेंटिंग ओल्ड बिल्डिंग।
देखिए ये भी आपको हिंट कर रहा है कि आपने पहली बार परचेज किया है, लेकिन अगर आप बार बार और हर साल पेंट कराते हैं तो रेवेन्यू होता, लेकिन पहली बार कराए हो, है ना बच्चों। जब लोग कभी कभी पुराना घर लेते हैं, पहले मरम्मत होता है, पेंटिंग होता है, ओपनिंग के दिन तब ना इनवाइट करते हैं, क्योंकि खंडर जैसा घर है, मैं सबको बुला लेगा नहीं, पहले पेंट हुआ, मरम्मत हुआ, टूटा फूटा है, अच्छे से सब कुछ कंप्लीट, तब ओपनिंग डे रखा गया, लोगों को इनविटेशन दिया गया। चलिए बताओ 23 नंबर पॉइंट सतीश आपके लिए है। आपने लाइसेंस लिया फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, कैपिटल, अगर वो नहीं मिलता तो फैक्ट्री नहीं आती, तो फैक्ट्री कैपिटल इन नेचर है, और फैक्ट्री उससे डायरेक्ट रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कैपिटल। 24 नंबर, बार बार रिन्यू कर रहे हैं, हर साल पे कर रहे हैं, रेकरिंग की नॉन रेकरिंग, रेकरिंग रेवेन्यू, नॉन रेकरिंग था कैपिटल। 25 नंबर, नंबर क्या है भैया, कोई दिक्कत? चलो आओ अब जरा हम लोग मॉड्यूल को समझ ले थोड़ा। आइए, मॉड्यूल में हम लोग कहां तक छोड़े थे बच्चों? हम लोगों ने कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट मॉड्यूल से पढ़ा था, प्लीज याद नहीं आ रहा, थोड़ा बताओ ना। अच्छा, हम लोगों ने हाँ डिफरेंस पढ़ा था, डेफर्ड नहीं ना पढ़ा था, डेफर्ड कंटिन्यू कर ले, आ जाओ शुरू करें, कोई दिक्कत? चलो शुरू करें, आ जाओ। चलिए बात मत कीजिएगा, स्क्रीन पर सब लोग ध्यान देते हैं। सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सर अभी तो आपने बताया बच्चों, हम लोग तो उसको अपने अकॉर्डिंगली पढ़े ना, अब एक बार इंस्टीट्यूट क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। देखिए इंस्टीट्यूट क्या कहता है बच्चों, कहता है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर फॉर विच पेमेंट हैज बीन मेड, या तो हम पेमेंट दे देते हैं या लाइबिलिटी रखते हैं। पता है इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, या तो तुम पेमेंट कर दिए होगे या पैसा बाकी रखे होगे, बाकी रखे होगे तो क्या बना होगा, लाइबिलिटी। देखो has been incurred but which is carried forward for preassumption that benefit will be subsequent period। मतलब बच्चों ये हम प्रीअज्यूम कर चलते हैं कि एक्सपेंस तो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट हमें कब मिल रहा है, फ्यूचर में। कोई दिक्कत? अच्छा देखिए आगे क्या बोलता है, आप ना अपने अकॉर्डिंगली फोन पर जूम कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं रहता ना, तो हम इसलिए छोटा ही फॉन्ट रखे हैं। देखिएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिला। मॉड्यूल पढ़ना क्यों जरूरी है, समझ में आया? देखिए अगर आपसे कभी कोई पूछता है इज इट ट्रू और फॉल्स, तो क्या कहिएगा, ट्रू। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो एक कॉम्बिनेशन है, किस चीज का कॉम्बिनेशन है बच्चों, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस का। देखिए आगे क्या बोलता है, whose usefulness does not expire in year of occurrence। मतलब जिस ईयर आप खर्च करते हो उसी ईयर उसका बेनिफिट एक्सपायर नहीं होगा, उसका बेनिफिट आपको स्लोली स्लोली उस समय तो मिलेगा ही और भविष्य में भी मिलेगा। एग्जाम्पल बच्चों, आप धरती पर जब तक सरवाइव करेंगे आप अपने इस डिग्री से तब तक पैसा कमाएंगे, है ना? तो फायदा सिर्फ आज ही मिलना है नहीं, उल्टा आपके लिए तो कोई रिटायरमेंट डेट भी नहीं है। मान लीजिए 60 साल तक आप लोग जॉब किए, रिटायर करने के बाद आफ्टर 60 इयर्स अगर हेल्थ सपोर्ट कर रहा है, आपने अपना फर्म चालू किया या ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग फर्म में पार्टनर बन गए, तब तक तो आप इतने तजुर्बेकार रहेंगे कि सामने वाला अगर जूनियर है, फ्रेशर्स है, तो सैल्यूट करेगा ड्यू टू योर एक्सपीरियंस, और आपके तजुर्बा की उसको कीमत भी तो मिलेगी ना, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उस इंडस्ट्री का सामने वाले को बेनिफिट देगा। तुम कहना क्या चाह रहे हैं, सोचो अभी जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, नो डाउट इसमें कैपिटल और रेवेन्यू सब है दोस्त, है ना?
आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या बोलता है, द टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, हाँ ठीक है तुम लोगों ने पढ़ लिया, कहता है पोर्शन ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज, ठीक है, इवन दो इट इज रेवेन्यू इन नेचर। हम सभी एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हम इसका बेनिफिट स्लोली स्लोली धीरे धीरे उठाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, कैपिटलाइज कर। कोई प्रॉब्लम? आगे चले, एग्जाम्पल देखो इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है। इंस्टीट्यूट में 2-3 एग्जाम्पल दिया है बच्चों। पहला कहता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू लॉन्चिंग नॉट अ प्रोडक्ट। देखिए थे बच्चों, जब टाटा नैनो ला रही थी तो रतन टाटा सर बार बार हर एक चैनल पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को रखा कि ये मेरा ड्रीम है, सपना है कि हमारे मिडिल क्लास के पास भी एक अपना कार होना चाहिए। ये एक एड का पार्ट था दोस्त। आप देखे थे जब जयपुरिया स्कूल पटना में आया भी नहीं था, उसके 2 साल पहले बड़ा बड़ा होर्डिंग लिखा हुआ है, जयपुरिया स्कूल कमिंग सून इन पटना। अभी डिसाइड भी नहीं हुआ है कि वो कहां खुलेगा, उसने भी प्रॉपर्टी भी नहीं ली, लेकिन होर्डिंग लग गया। क्यों? लोगों को बता रहा है जयपुरिया स्कूल राजस्थान साइड का वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड में आता है। ओके, ठीक है। तो क्या है भैया, एडवर्टीजमेंट, बिशप्स कॉन्वेंट लॉन्च होने से पहले ऐड किया। क्यों बच्चों? लोगों को बताया कि जिनका छोटा छोटा चूजा है रेडी रहो, चूजवा बड़ा होगा तो एडमिशन कहाँ कराइएगा लाके? हमारे स्कूल में हम आ गए हैं आपके चूजा को पढ़ाने के लिए। दिस इज व्हाट एफर्ट रेवेन्यू। आगे क्या बोलता है बच्चों, डेवलपमेंटल एक्सपेंस। आप देखे थे बच्चों, बुर्ज खलीफा बनने से पहले ही पूरे वर्ल्ड में एक हवा पानी जो बना था कि दुनिया का एक हिस्ट्री रचा जा रहा है। अब लोग भी जाना ना भैया, और सच में इतिहास तो है ही वो, अभी तक तक का तो सब बड़ा ही है ना, इतिहास तो है ही वो। अब देखिए कितने लोगों में क्यूरियोसिटी जगा, एडवांस पेमेंट शुरू हो गया फ्लैट परचेज करने के लिए, बुकिंग करने के लिए। क्यूरियोसिटी, इस तरह का जो आप इन्वेस्ट खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, इन सबको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू। कोई दिक्कत? आगे देखिए इंस्टीट्यूट क्या कहता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, बट तब भी देखिएगा। इंस्टीट्यूट कहता है जो पोर्शन राइट ऑफ कर रहे हो पीएल में चार्ज कर दो, इनकम स्टेटमेंट को पीएल कह रहा है, और जो अनरिटन पोर्शन है उसको बैलेंस शीट में लिख दो। कोई दिक्कत? सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने नोट में लिखा है, देखो पढ़ो। आफ्टर इशुएंस ऑफ AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, पढ़ो एक बार, पढ़िए जल्दी से पढ़िए, इस नोट को पढ़िएगा। तो जब आप आंसर बनाइएगा ना, अपना अपना नोट्स क्रिएट कीजिएगा, वहां इसको मेंशन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े बच्चों हम लोग। सर अगर ऐसा करेगा जो बड़ा है सम में हो रहा था अमाउंट, उसको भी लिखना पड़ेगा ये। हाँ, बड़ा अमाउंट नहीं, छोटा अमाउंट है। आगे चले, कोई दिक्कत? आइए बच्चों, अब हम लोग रीड कर लेते हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। सर हम लोग पहले भी तो पढ़े हैं। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं पालेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस जिस दिन हो गया ना कि हम लोग को सब आता है, समझो कि लाइफ का उल्टा गिनती हम लोग का चालू हो गया। हम लोग मान कर चलेंगे हम लोग को कुछ नहीं आता है, और इतना बार सीखेंगे ना कि दिमाग में यहां बैठ जाए, मतलब भूसा में, भूसा है ना, भूसा में सेट हो जाए। हाँ तो क्या लगता है दिमाग में? अच्छा हम उसके बारे में कहे, सबको कहे। चलो कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट चले। तो बउआ लोग कैपिटल रिसिप्ट क्या है? देखिए इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि कैपिटल रिसिप्ट refers to the receipt which are obtained by entity from operation other than regular operation। मतलब बच्चों वो जो हम पैसा रिसीव कर रहे हैं ना, अपने ऑपरेशन से हटकर, हम अपने काम से हटकर। एग्जांपल मान लो बच्चों, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
उनका बेसिक ऑपरेशन क्या है? पैकिंग प्रोडक्ट को बेचना। लेकिन मान लो वो अपने एसेट्स को, किसी कंट्री के एसेट्स को बेचते हैं और वहां से मिलियन का मिलियन रुपया आता है, रिसिप्ट तो वो है लेकिन रेवेन्यू तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका काम एसेट्स बेचना नहीं था, उनका बेसिक ऑपरेशन क्या था? ट्रेडिंग करना। अब एक एग्जांपल लो बच्चों, वैसी कोई कंपनी जो रियल स्टेट का ही बिजनेस करती है, प्रॉपर्टी बेचती है, प्रॉपर्टी खरीदती है। बच्चों सुन रहे हो? इधर सुन रहे हो? हाँ, प्रॉपर्टी बेचती है, प्रॉपर्टी खरीदती है। बच्चों उनका ऑपरेशन ही क्या है? प्रॉपर्टी बेचना। तो उनके लिए जो पैसा आएगा वो कैपिटल नहीं हो सकता, रेवेन्यू। मान लो बच्चों, जिस कंपनी ने बुर्ज खलीफा को बनाया, फ्लैट्स बेचा या सेल किया, पहली बात बच्चों ये तो उनका काम है। भले प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी करोड़ों डॉलर की है, लेकिन बच्चों ये क्या मानेंगे हम इसको? कैपिटल की रेवेन्यू, रेवेन्यू मानेंगे, क्योंकि उनका काम है, उनका ऑपरेशन है। तो बच्चों जब भी हमारे ऑपरेशन से हटकर पैसा आ जाए, एग्जांपल बच्चों, मान लो आप लोग जो फी देते हो, हमारा काम है पढ़ाना, तो फी मेरे लिए रेवेन्यू हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग सीएमए बन गए, कभी आपको लगा चलो सर कोई गिफ्ट देते हैं, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल कह रहा हूं, तो आपने मान लो कोई एक अच्छा सा गिफ्ट दिया, एक्सपेंसिव सा। तो बच्चों अब यहां पर उसको अगर देखें तो मेरे प्रोफेशन से क्या हो गया? ये अलग हो गया कि रिलेटेड हो गया? ये आपने अलग गिफ्ट दिया, मतलब ये टीचिंग के ऑपरेशन के अलावा हटकर था। तो ये जो गिफ्ट मिला, ये जो रिसिप्ट मेरे लिए आ गया, ये रिसिप्ट कैसा है? आगे चले, मान लीजिए कल को आप में से किसी के पास बहुत ब्लैक मनी जनरेट हो गया, आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। एक दिन आपको मन किया अच्छा ऐसा करते हैं, सर नहीं होंगे, बैग रख के चले जाते हैं। हम आए, गेट खोले, ओ माय गॉड किसका बैग है? ओपन कर रहे हैं तो पैसा से भरा हुआ है। एक तो पहले पगला गए, अलबला गए। एक अननोन मैसेज आया, सर आपको मिला क्या? हम पूछ रहे भाई कौन? आप लोग कह रहे बस सर आपके स्टूडेंट रहे कभी, फिर आपने नाम वाम कभी नहीं बताया। तो भैया ऐसा जो एक सडन सरप्राइज हमको मिला, वो मेरे लिए क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल गेन है भैया। बस इनकम टैक्स को पता ना चले, नहीं तो प्लीज हाँ चलो चलो हो गया। चले आगे, देखो एग्जांपल, एडिशनल, बच्चा लोग चलो ध्यान दो, देखो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर या पार्टनर, रिसिप्ट फ्रॉम इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर्स, ये सब बच्चों क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। हम आपको बोले थे ना बच्चों, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ने और बिजनेस में पैसा लाया, कैपिटल रिसिप्ट। शेयर से पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट। ओके चलो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? कहां दिखेगा? बैलेंस शीट। ये तो हमने आपको पहले भी बताया है, कहां दिखता है बच्चों? बैलेंस शीट। चलिए आइए अब रिवेन्यू देखते हैं। रेवेन्यू भी बड़ा आसान है। रेवेन्यू कहां से आएगा बच्चों? रेवेन्यू रिसिप्ट हमेशा ऑपरेशन से आता है। ऑपरेशन मतलब मेरे काम से, मेरा जो काम है, चाहे बच्चों सर्विस देना हो, चाहे प्रोडक्ट बेचना हो। आगे देखिए, आगे क्या बोलता है? कहता है रिसिप्ट ऑफ मनी इज इन रेवेन्यू नेचर, इंक्रीज द प्रॉफिट और डिक्रीज द लॉस। कम पैसा आएगा तो लॉस बढ़ेगा, ज्यादा आएगा तो इनकम बढ़ेगा। खैर ये तो बड़ा कॉमन सा बात है। मैटर करता है कि कुछ अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं। देखो क्या क्या इंस्टीट्यूट कह रही है। इंस्टीट्यूट क्या कहती है? कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर फॉर गुड्स सोल्ड और क्रेडिट। क्या है ये? रेवेन्यू। हाँ पूछो क्यों? भैया मेरा काम था ना गुड्स बेचना, तुम लोग फी देते हो, मेरा काम है ट्यूशन पढ़ाना, तुम मुझे पैसे देते हो, तो फी मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू। चलिए, फी रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, रेवेन्यू। रिकवरी फ्रॉम कस्टमर अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। बच्चों किसी कस्टमर को हम बैड डेब्ट्स मान लिए, लेकिन फिर वो पैसा दे दिया, रिकवरी हो गया, ये भी रेवेन्यू, क्योंकि भाई सेल्स का ही ना पार्ट था। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, इंस्टीट्यूट ने दोनों के बीच डिफरेंस दिया है, और पता है बच्चों
डिफरेंस से थ्योरी में क्वेश्चन के बनने का चांसेस है। देखिए पहला डिफरेंस क्या है, कहता है दीज रिसिप्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय एंटिटी फ्रॉम ऑपरेशन अदर देन रेगुलर ऑपरेशन, मतलब हमारे जो वर्क ऑपरेशन उससे हटकर है, लेकिन जो रिवेन्यू रिसिप्ट है वो मेरा डे टू डे ऑपरेशन का पार्ट है ना, समझ रहे हो, डे टू डे ऑपरेशन का पार्ट है। देखिए जो कैपिटल रिसिप्ट होता है ना बच्चों, वो नॉन रिकरिंग है, वो बार बार नहीं आता है। पढ़े बच्चों टैक्स में सरकार भी कहती है रेगुलर इनकम पर स्लैब रेट लगाएंगे, स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट लगाएंगे, क्योंकि मेहमान रोज नहीं आते। वैसे ही कैपिटल रिसिप्ट है, रोज तो नहीं आता, नॉन रिकरिंग है, और रिवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग है। कोई दिक्कत? अच्छा, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, कहता है इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम। इसको इनकम नहीं मानते, लेकिन इसको इनकम मानते हैं। ये कहां प्रेजेंट होता है? बैलेंस शीट में, और रिवेन्यू रिसिप्ट इनकम स्टेटमेंट, दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों दो पॉइंट और है, ये दोनों बड़ा कॉमन है। कैपिटल रिसिप्ट बच्चों दो चीज करता है, यहां एक ही लिखा है लेकिन हम दोनों बता देते हैं। या तो आपके एसेट्स को घटा दिया, आप एसेट्स बेच दो, प्रॉपर्टी बेच दो, जो पैसा आया वो कैपिटल, या तो लायबिलिटी ले लो, लोन ले लो, तो क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। इसमें एक ही पक्ष लिखा है इंस्टीट्यूट ने, मैंने आपको दोनों बता दिया था। इट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी। चलो तो देखो बच्चों इतना ही टॉपिक है, और बाकी तो हम लोग पढ़ ही लिए। चलिए तो यहां तक कोई दिक्कत? रिवेन्यू लॉस में और कैपिटल लॉस में भी कोई दिक्कत है तो बोलिए, या एक बार बोलिएगा तो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा 2 मिनट लगेगा, एक बार रीड कर लिया जाए, क्या जाएगा, इतना मेहनत किए सर तो थोड़ा सा के लिए चैप्टर को क्यों अधूरा छोड़े, हाँ कंप्लीट कर लेते हैं। कैपिटल और रिवेन्यू लॉस होगा, जिस तरह से कैपिटल प्रॉफिट डेली का पार्ट नहीं है, नॉन रिकरिंग है, हम वैसे कह सकते हैं ना कि कैपिटल लॉस भी नॉन रिकरिंग लॉस है। ये वैसा मेहमान है, वैसा लॉस वाला मेहमान है जो हमेशा नहीं आता। जैसे बच्चों बेटी की शादी करते समय दहेज बार बार तो नहीं, जीवन में एक के बार न देना है, सिंपल। रिवेन्यू लॉस पे देखो, arises to an entity from normal courses of business। बच्चों नॉर्मल कोर्सेज की ड्यूरेशन में जो लॉस अराइज होगा, प्लीज बात मत करो, फोकस करो, बस बस। अब तुम लोग हम लोग भैया कैपिटल और रिवेन्यू पढ़ रहे हैं, ये डॉरी वाला डिस्कशन बंद करो, पढ़ो। इंस्टीट्यूट ये पूछेगा, वो नहीं पूछेगा। हाँ धावत। जैसे बच्चों जब हम लोग अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं, देखते हो ना, डिस्काउंट देते हैं, या बहुत बार क्रेडिटर्स को क्रेडिटर को डिस्काउंट देते हैं ताकि वो तुरंत हमें पेमेंट कर दे। तो इस तरह के सिचुएशंस में भैया ये सब क्या है? कैपिटल लॉस, सॉरी रिवेन्यू लॉस, कैपिटल नहीं रिवेन्यू लॉस। चलो यहां तक कोई दिक्कत है? आप ऑल क्लियर?